Good evening, everyone. I am Dr. Nupur, practicing gynecologist from Well Women Clinic and Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. At Well Women Clinic, we believe that a child is life's greatest gift, and pregnancy is one of the most magical experiences nature can offer. For our Facebook Live session today, we will discuss about how fertility gets affected in polycystic ovarian disease, for which we have with us Dr. Anju. Welcome, Dr. Anju. Thank you, Dr. Nupur. Thanks for inviting me for this interesting and very important topic. Let me introduce everyone to Dr. Anju. Dr. Anju is a senior fertility specialist and endoscopic surgeon. She has done graduation and post-graduation from PGI Rohtak and Lady Hardinge Medical College. इनकी ट्रेनिंग हुई है फ्रॉम बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज. डॉक्टर अंजू का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 12 इयर्स है. उसमें से 4 साल इन्होंने बॉर्न हॉल फर्टिलिटी क्लिनिक में स्पेंड किया है, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट आईवीएफ सेंटर है जहां फर्स्ट आईवीएफ बेबी हुआ था. शी हैज हैंडल्ड ऑलमोस्ट 3000 आईवीएफ साइकिल्स और ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करती हैं. डॉक्टर अंजू के स्पेशल स्किल सेट्स हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर, रिकरेंट आईवीएफ फेलियर एंड लो ओवेरियन रिजर्व. सो वेलकम डॉक्टर अंजू. आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जो कि कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इन विमेन. और ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और आजकल इसका इंसिडेंस बढ़ता हुआ देखा गया है. कभी कभी इसका डायग्नोसिस भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत वेरीड है और कोई भी एक सिंगल टेस्ट नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये पीसीओएस है. इसका इंसिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. हमारी लाइफस्टाइल ही ये डिसऑर्डर है और मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि फीमेल्स में देखा जाता है. और ऑलमोस्ट 30% ऑफ फीमेल्स में अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें सिम्टम कम होता है. तो ये हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ओव्यूलेशन को, प्रेगनेंसी होने की क्षमता को, अपने हार्मोन्स को. कभी कभी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ब्लड वेसल्स और हार्ट पे हो जाते हैं, जैसे और कुछ लोगों में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इनका इंसिडेंस बढ़ जाता है. तो ये देखा गया है यूजुअली एडोलेसेंट मतलब प्यूबर्टल या टीनेज गर्ल्स में, और रिप्रोडक्टिव एज में इसका इंसिडेंस काफी कॉमन है. अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, ऑलमोस्ट 50% ऑफ फीमेल्स में मोटापा देखा गया है. और एक हार्मोन है मेल हार्मोन जिसकी एक्सेस होने की वजह से हर्सुटिज्म मतलब हेयर ग्रोथ, एक्ने और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं. और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कॉमनली देखा गया है. तो इसके सिम्टम्स जैसा कि हमने बताया, पीरियड्स का डिस्टर्ब होना, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होना, वजन बढ़ना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ और एक्ने जैसे बहुत सारे कॉमन सिम्टम हैं. अगर इसके हम कारण में जाएं तो क्यों ये ज़्यादा कॉमन है? क्योंकि 2 सबसे इम्पोर्टेंट कारण है. एक है जेनेटिक्स और दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल मतलब क्या साइन एंड सिम्टम है, अल्ट्रासाउंड में ये कैसी ओवरीज दिखती हैं, ब्लड टेस्ट में हमें क्या मिलता है, और कुछ एसोसिएटेड टेस्ट हम इसके साथ करते हैं. तो डॉक्टर अंजू वेलकम. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पीसीओडी में जो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल सिस्ट ओवरीज में बन रही हैं, तो इसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो घर बैठे हो सकता है या होम रेमेडीज जिसको हम कहते हैं, वो आप क्या एडवाइस करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? वेरी राइटली सेड डॉक्टर नूपुर कि पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. मोस्टली फीमेल्स में 50 to 70% जो गर्ल्स इनको पीसीओएस होता है, उनके अंदर या तो ओवरवेट होती हैं या ओबीज होती हैं. ओवरवेट होने की वजह से उनके अंदर मेल हार्मोन जो एंड्रोजन हार्मोन उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, जो कि कारण है आपके सिम्टम्स आने का. या तो उससे फेस पे ग्रोथ, हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, या एक्ने हो जाते हैं, या ओवुलेशन नहीं हो पाता, अंडा नहीं बन पाता और प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है. तो अगर जिनका वेट ज्यादा है, ये ओवरवेट है या ओबीस है, वो अगर 5 to 10% भी अपना वेट लूज कर ले 6 months, वो भी बहुत हेल्प करता है. आप ये नहीं सोचेगा कि मेरा वजन तो 100 kg है, 5 किलो कम करने से क्या होगा. बट आप अगर अपने ओरिजिनल वेट का 5 से 10% भी कम करते हैं तो वो ड्रास्टिकली आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट कर देता है.
आपकी बॉडी में जो मेल हार्मोन एंड्रोजन है, जो कि मेनली ओवरी से बनता है, बट कुछ मात्रा में हमारी फैट सेल में भी बनता है। अगर आपका वेट कम हो जाता है तो एंड्रोजन की लेवल कम हो जाता है, हमारी बॉडी इंसुलिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना शुरू कर देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मेल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और उससे बहुत काफी हद तक पेशेंट्स में ओव्यूलेशन, अंडा बनने की प्रक्रिया अपने आप से शुरू हो जाती है, ओव्यूलेशन रिस्टोर हो जाता है, या दूसरी भाषा में कहें कि अपने आप पीरियड आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। सो वेट लॉस सबसे जरूरी स्टेप है पीसीओएस के मैनेजमेंट में, और फर्स्ट स्टेप है, जैसे कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ पीसीओएस, जो आप अपने आप से कर सकते हैं। तो वेट लॉस करने के लिए आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, आपको कैलोरी इनटेक कम करना है। कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है पीसीओएस के लिए कि हम कहें कि वही डाइट खानी है, आपको उससे ही करेक्ट होगा। आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है, आपको ऑयली फ्राइड अवॉइड करने हैं, और साथ में अपना कैलोरी इंटेक, जो आप खा रहे हैं उस कैलोरी इंटेक कम करना है आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। तो ये दोनों चीजें, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, और वेट रिडक्शन डेफिनेटली पीसीओएस की मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और ये हर सिम्टम के लिए हेल्पफुल है। आपके एक्ने, इरेगुलर साइकिल्स, प्रेगनेंसी नहीं होना, और स्पेशली आपकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो पीसीओएस से हो सकती है, जो आपने अभी डिस्कस किया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यूट्राइन कैंसर होने का रिस्क, वो सब आपके वेट लॉस से रिलेटेड है, वो सब आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। तो वेट लॉस सबसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया पीसीओडी में, और इन्हीं लोगों को ये टेंडेंसी भी ज्यादा है वजन बढ़ने की। तो ये तो घर बैठे ही लाइफस्टाइल मेजर्स में आपने बताया कि वेट लूज करना, हेल्दी डाइट लेना, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो डाइट हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है, और उसी से बच्चा भी हेल्दी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डॉक्टर अंजू। अगर लाइफस्टाइल मेजर्स अपनाते हुए भी कुछ टाइम हो गया और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अपने आप से पीरियड्स नहीं आने लगे, एग नहीं अच्छा बनने लगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या मेडिकल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि इसमें हेल्प कर सकते हैं? जहाँ तक फर्टिलिटी की बात आती है पीसीओएस में, सबसे पहले वेट लॉस है। वेट लॉस से अगर साइकिल रिज्यूम नहीं हुआ, ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, एंड साइड बाय साइड एज वेल वी स्टार्ट विद द मेडिसिन जो आपके एग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पीसीओएस में जो रीजन है मेन फर्टिलिटी अफेक्ट होने का, वो है कि अंडा बनने की जो प्रक्रिया है, जो ओव्यूलेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस जो पीसीओएस में होता है। तो हमारा मेन एम है, हमें ओव्यूलेशन को रिस्टोर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, मेडिसिन है हमारे पास जो हम देते हैं पेशेंट को, क्लोमिफेन और लेट्रोजोल। वी हैव 2 ड्रग्स जो हम देते हैं 5 डेज के लिए। मेडिसिन देके हम पेशेंट को फॉलो करते हैं अल्ट्रासाउंड से कि उनके ओव्यूलेशन कैसे, वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, उससे ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोस्टली फीमेल्स को इन दोनों मेडिसिन से ओव्यूलेशन हो जाता है और कंसेप्शन हो जाती है। कुछ फीमेल्स जिनका वेट ज्यादा होता है, जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनके अंदर वेट ज्यादा, उसमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वो फीमेल्स कई बार क्लोमिफेन और इन मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। वहां पे हमें मेटफॉर्मिन एक ड्रग है जो इंसुलिन सेंसिटाइजर है, वो ऐड करते हैं। इन दोनों ड्रग से, क्लोमिफेन, लेट्रोजोल और मेटफॉर्मिन से मोस्टली फीमेल्स को ओव्यूलेशन रिस्टोर हो जाता है। कुछ फीमेल्स को या तो इनसे प्रेगनेंसी नहीं होती है या ओव्यूलेशन ही रिस्टोर नहीं होता है, तो हमारे पास इंजेक्टेबल्स हैं। इंजेक्टेबल्स जो है ये हार्मोन है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, हम हार्मोन से ओव्यूलेशन कराने का ट्राई करते हैं। जब भी हम मेडिसिन देते हैं पीसीओएस में, तो हमें थोड़ा सा कोशिश रहना होता है, क्योंकि पीसीओएस जो है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जहाँ पे आपकी बॉडी में एग की मात्रा कम नहीं है। आपकी बॉडी में बहुत सारे एग्स हैं जो आपको अल्ट्रासाउंड में सिस्ट की फॉर्म में दिखते हैं, बट हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से कोई भी एग ग्रो नहीं कर पाता है और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। जब भी हम इन फीमेल्स को मेडिसिन देंगे या स्पेशली इंजेक्शन शुरू करेंगे, तो इनको एक टेंडेंसी है कि हाइपर रिस्पॉन्ड करते हैं मेडिसिन को, इंजेक्शन को। एक साथ में बहुत सारे एग ग्रो करना स्टार्ट कर देते, शुरू हो सकते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन है, इसको हम ओवेरियन हाइपरस्टिमुलस सिंड्रोम बोलते हैं। सो इसके लिए हमें बहुत ही कॉशियसली, बहुत जुडिशियल से अपनी मेडिसिन को, इंजेक्शन को यूज करना है। मोस्टली फीमेल्स को या तो मेडिसिन या इंजेक्शन से कंसेप्शन हो जाती है, अगर साथ में कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है इनफर्टिलिटी के लिए, आपके स्पर्म ठीक है, ट्यूब्स ओपन है, तो मोस्टली फीमेल मेडिकल मैनेजमेंट से कंसीव हो जाती हैं। समटाइम्स वी ऐड आईयूआई एज वेल। एक सिंपल सा प्रोसीजर है, हम जब एग रप्चर होते हैं तो उस टाइम में हस्बैंड का सीमेन वॉश करके यूट्रस में डायरेक्टली इंसेमिनेट कर देते हैं। सो दीज आर द मेडिकल ऑप्शन जो हम पीसीओएस को कंसीव करने के लिए एडवाइस करते हैं।
हाँ, तो थैंक यू डॉक्टर अंजू। तो आपने बताया कि वेट जो हम गेन कर लेते हैं और उसको लूज करने से भी जो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए दवाई दी जाती है उसका इफेक्ट भी कम आता है, आपको उसकी डोज भी कम लेनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिवनेस बॉडी की बढ़ जाती है। तो डॉक्टर अंजू, एक क्वेश्चन है, एक लाइव क्वेश्चन है फ्रॉम मिसेस बानो, एंड शी वांट्स टू नो कि मेरी उम्र 35 इयर्स है और मुझे एक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है 3.5 सेंटीमीटर्स की, जिसकी वजह से हैवी पीरियड्स है, सीवियर पेन है और पिछले 3 साल से दवा चल रही है और अब उन्हें एडवाइस किया गया है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो क्या ये कहना ठीक है? क्या लेप्रोस्कोपी सर्जरी करनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर की एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो कि पेनफुल है, पर प्रेगनेंसी भी प्लान कर रहे हैं, एज 35 इयर्स है? सो मिसेस बानो, आपके अब क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। फर्स्ट कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है जो आपको पेनफुल पीरियड की वजह से डायग्नोज हुआ है। आई थिंक आपको पीरियड पेनफुल थे इसलिए स्कैन कराया और उसमें आपको एंडोमेट्रियोसिस आ गया है। सेकेंडली, यू आर प्लानिंग फॉर फर्टिलिटी एज वेल। तो अगर पीरियड बहुत ज्यादा पेनफुल है, आप सोचते हैं कि मेडिसिन से नहीं कंट्रोल्ड है, देन डेफिनेटली सर्जरी हेल्प्स एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस इज अ डिसऑर्डर जहाँ पे आपकी ओवरीज के अंदर ब्लड फिल्ड सिस्ट बन जाते हैं, चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस अंदर पेल्विस में ब्लड जा रहा है, उसकी वजह से एडहेजन बन जाते हैं, जो रीजन है आपके पेनफुल पीरियड का। एंडोमेट्रियोसिस ओवरी के अंदर जब ग्रो करना शुरू करते हैं तो वो आपके ओवरी के आसपास के टिश्यू को भी डैमेज कर देते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस में जनरली जो आपके एग नंबर है वो नॉर्मल फीमेल जो आपकी एज है उनसे आपका AMH कम पाया जाता है, उनके अंदर एग का नंबर भी कम पाया जाता है। अगर आपको पीरियड में पेन ज्यादा है, सो मेडिसिन जो है वो आपके 2 सिम्टम्स है, एक पेन है और एक फर्टिलिटी है। मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम पेन का करते हैं तो फर्टिलिटी में आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पेन तो आप उसके लिए सर्जरी करा सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर का जो एंडोमेट्रियोमा है उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हमें ओवरी के अंदर बिल्कुल जाके फिर उसको निकालना होता है। तो सर्जरी से ओवरी डैमेज होने का भी रिस्क होता है। सो हम एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी हमेशा फर्स्ट स्टेप नहीं बोलते अगर आपको पेन नहीं हो तो। अभी आपको पेन है या वी हैव टू सी कि पेन अगर माइल्ड पेन है, आपको मेडिसिन से कंट्रोल मैनेज कर पा रहे हो, देन आई विल नॉट से कि आप एग्जैक्टली सर्जरी के लिए जाइए। आप पहले अपना एक बार AMH टेस्ट कराइए, आपकी एज ऑलरेडी 35 है, अपना स्पर्म टेस्ट कराइए। हमें रीजन भी ढूंढना है कि साथ में फर्टिलिटी का रीजन क्या है, क्या एंडोमेट्रियोसिस ही रीजन है, आपकी ट्यूब्स ठीक है कि नहीं है, आपके स्पर्म ठीक है कि नहीं है, एंड आपका AMH कितना, रिजर्व कितना है आपकी ओवरी में फंक्शनल। हम ये नहीं चाहते कि हम सर्जरी करें और आपका जो एग नर्व रिजर्व है उसको और कम हो जाए सर्जरी की वजह से। सो फर्स्ट थिंग कि पेन कितना है, अगर बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है देन सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन इन एंडोमेट्रियोसिस। कोई मेडिसिन काम नहीं करेंगी। थैंक यू डॉक्टर अंजू। तो हमें ये प्रायोरिटाइज करना जरूरी है कि एट प्रेजेंट हमारी प्रायोरिटी प्रेगनेंसी है या फिर हमारी प्रायोरिटी पेन रिलीफ है, और अगर प्रेगनेंसी है तो जरूरी नहीं है कि लेप्रोस्कोपी करना है, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आप वैसे भी मैनेज कर लेंगे और क्वालिटी ऑफ एग इम्प्रूव नहीं होगी अगर हमने लेप्रोस्कोपी करी तो भी। तो डॉक्टर अंजू, हाँ, तो आपने बात करी कि AMH के बारे में। बहुत सारी लेडीज आती हैं और बोलती हैं कि हमारा AMH हाई क्यों है, हमें जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो AMH हाई का क्या कारण है, मैं इसको कैसे कम कर सकती हूँ? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? AMH एक हार्मोन है जो हमारी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं या जो हम एग बोलते हैं वो से प्रोड्यूस होता है। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ओवरीज में उस टाइम पे जब हमने टेस्ट किया है कितने आपके अंदर कितना फंक्शनल रिजर्व है, कितने एग्स हैं जो आप लाइफ टाइम में यूज करने वाले हैं। तो इट ओनली शोज द फंक्शनल ओवेरियन रिजर्व। इसके कम होने का मतलब है कि आपके पास स्टोर्स कम हैं, जल्दी वो स्टोर्स फिनिश हो जाएंगे और मे बी आपको या जल्दी पीरियड बंद हो जाए, आपके पास कम टाइम है प्रेगनेंसी करने के लिए। AMH हाई का मतलब ये है कि आपके पास स्टोर बहुत इन अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है। तो वो मैं ये नहीं कहूंगी वो खराब चीज है। PCOD में हमें पता है कि एग नंबर ज्यादा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग फॉर्म नहीं हो पा रहा, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा। सो हमें पता है AMH ज्यादा ही आएगा, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत भी नहीं है, उससे वो इतना ही रहेगा। कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास कि हम AMH को बढ़ा दें।
कम करना तो मैं कभी चाहूंगी नहीं। एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट आई विल नेवर वांट कि किसी का एएमएच कम हो, बिकॉज एएमएच बढ़ाने के या एक नंबर बढ़ाने के, ओवरीज को रीजनरेट करने के हमारे पास कोई सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। हाई के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा साइन है, आपके पास एग बहुत सारे हैं, हम आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं प्लान, फर्टिलिटी प्लान करने के लिए। हमें भी जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं है, आपके पास टाइम है, आप नॉर्मली तरीके से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सो एएमएच हाई का ये कतई मतलब नहीं है कि या तो आपकी एग की क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि ये हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, आपकी एग क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता है, जस्ट टेल्स कि आपके नंबर ज्यादा है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि नंबर ज्यादा है। तो डॉक्टर अंजू, आप ये कहना चाहते हैं कि एएमएच हाई है क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी में खूब सारी सिस्ट हैं और खूब सारे फॉलिकल हैं, तो एएमएच लेवल नेचुरली हाई हो गया है। पर जिनके पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनको नहीं घबराना, क्योंकि उनमें एग बनना कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे एग हैं जो कि मैच्योर नहीं हो पाते हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। तो डॉक्टर अंजू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मिसेस पलक का। वो कह रही हैं कि उनका वेट है 51 kg और उनको शायद पीसीओडी है और उम्र है 26 इयर्स। तो क्या मुझे वेट फिर भी कम करना चाहिए? तो हम हाइट के पीसीओएस में वेट की नहीं, एक्चुअली बीएमआई की बात करेंगे। जो आपका वेट और हाइट का रेशियो है 51 kg, वेट ठीक लग रहा है। अगर हाइट ठीक हो तो आई थिंक बीएमआई ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। वेट लॉस जनरली हेल्प करता है उन फीमेल्स में जिनका वेट ज्यादा होता है, बिकॉज वो आपके हार्मोन इम्बैलेंस को करेक्ट करता है। बट अगर वेट ठीक है तो वेट लॉस बहुत हेल्प नहीं करेगा। बट अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी हो, आप कुछ काम बिल्कुल ही आपकी ऑफिस जॉब है, सिटिंग जॉब है, तो ऐसे कि आप थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जरूर इनकल्केट कीजिए, ऐड कीजिए, उससे थोड़ी सी इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाती है। बट डेफिनेटली 51 kg अगर बीएमआई ठीक है, सपोज बीएमआई ठीक होना चाहिए, तो उस पे 51 kg में वेट लॉस बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा पीसीओएस। बट डेफिनेटली आप सेडेंटरी भी मत रहिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में एक्टिविटी लाइक फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर लीजिए। तो चाहे पीसीओ है चाहे पीसीओडी नहीं है, पर अगर हम फिजिकली एक्टिव हैं, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है, स्लीप नॉर्मल है, एक्सरसाइज रेगुलर है, डाइट हेल्दी है, तो किसी के लिए भी कंसेप्शन विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। तो इसी बात से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर अंजू, अगर सर्जरी करनी पड़े या लैप्रोस्कोपी करनी पड़े कोई और रीजन के लिए, जैसे एंडोमेट्रियोसिस के लिए की या कोई भी और, या लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए करनी पड़े और हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, तो साथ में क्या ड्रिलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके अलावा और क्या फायदा है लैप्रोस्कोपी का इस टाइम पर? डॉक्टर थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एक्चुअली इट्स वेरी रेलेवेंट कि हमें लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है पीसीओ का, कि इट इज हार्मोन इम्बैलेंस, बहुत ओवरी बड़ी बड़ी है जिसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन बन रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है ओवुलेशन को। तो कुछ पार्ट ओवरी का डैमेज कर दो, राइट, आप सर्जरी करो, ड्रिल कर दो, वो पार्ट डैमेज हो जाएगा तो मेल हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, आपका ओवुलेशन रिस्टोर हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो जाएगा। तो अभी की बात करूं, प्रेजेंट सिनेरियो, सर्जरी एक्चुअली हम बहुत ज्यादा नहीं करते, नहीं इंडिकेटेड है, बिकॉज ये तभी की जाती है जब या तो आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, हमने मेडिसिन स्टार्ट, वेट लॉस हो गया आपका, मेडिसिन स्टार्ट कर दी है एग बनने की, ओवुलेशन की, और आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, हमने मेटफॉर्मिन भी ऐड कर दिया है, आप नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एंड गोनाडोट्रोपिन हम यूज नहीं कर पाते किसी कारण से, या तो हमें उतना एक्सपर्टीज नहीं है डॉक्टर को जी आपकी उनको इंजेक्शन दिया जा सके, बिकॉज यहाँ पे रिस्क है ज्यादा एग बनने का, या फिर पेशेंट दूर रहता है, बार बार मॉनिटरिंग के लिए नहीं आ पाता। एक बार हम इंजेक्शन शुरू करेंगे तो हमें रेगुलर मॉनिटरिंग की भी जरूरत है, तो हम कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही पीसीओडी ड्रिलिंग करते हैं। मैं स्पेशली ये नहीं कहूंगी कि आपको नहीं प्रेगनेंसी हुई, सब कुछ ठीक था, ओवुलेशन होना स्टार्ट हो गया और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो आप ड्रिल करा लो, नहीं। बट जैसा आपने क्वेश्चन पुट किया है कि आप सर्जरी कर रहे हो, तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियोसिस के लिए कर रहे हो तो आई विल नेवर सजेस्ट कि ड्रिलिंग कीजिए, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस में वैसे ही रिजर्व कम होता है। ऑल्दो एंडोमेट्रियोसिस एंड पीसीओ को कुछ कंडीशन में साथ में देखे जाते हैं, बट जनरली जनरली उन केसेस में एंडोमेट्रियोमा भी होता है, तो जनरली विल नॉट सजेस्ट कि आप और डैमेज करो, बिकॉज ऑलरेडी उनका एएमएस थोड़ा लो साइड में ही रहता है। बट आप सपोज ट्यूबल टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, आपको लगता है कि पेशेंट को पहले आप मेडिसिन दे चुके थे, वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी, और अब आप ट्यूबल टेस्टिंग के लिए करो, तो डेफिनेटली बहुत ही जुडिशियसली आप उसके अंदर जस्ट पुट 4 होल्स, वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, आप ऐसे नहीं कि मन करे जितने भी उसके अंदर होल बना तो उससे ओवरी तो उससे ओवरी डैमेज भी नहीं होगी और अपना काम भी हो जाएगा। बिल्कुल, उससे थोड़ा सा हार्मोन इम्बैलेंस करेक्ट होता है, ऑल्दो इट इज परमानेंट नहीं है ये चीज, बट
6 मंथ टू 1 ईयर उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है, उस टाइम में जनरली पेशेंट कंसीव हो जाते हैं। बट प्लीज डोंट बी ओवर जुडिशियस कि हम ओवर कि हम सारी ओवरी को डैमेज कर दें, बिकॉज मोस्टली तो नहीं कहूंगी बट काफी पेशेंट मैंने देखे हैं प्रैक्टिस में जो डिलिंग हुए 3 साल पहले और पता चलता है कि एमएच उस टाइम 9 था और अब एमएच 0.3 0.4 हो गया है, बिकॉज जो डैमेज आप कर रहे हो परमानेंट है। तो हमें बहुत ही सेलेक्टिवली पेशेंट करना होता है। तो डॉक्टर अंजू, एक और क्वेश्चन है, मिस्टर डागर पूछ रहे हैं कि उनकी वाइफ की उम्र 28 इयर्स है और वेट है 75 kg और पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी डायग्नोस हुआ है, इनका AMH भी हाई है और इनको ट्राई करते हुए 2 से 3 साल हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनके डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है कि IVF करें, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन होगा? PCOS में IVF की इंडिकेशन बहुत ही कम है, बिकॉज मोस्टली पेशेंट्स हमारे जो है मेडिसिन से या वेट लॉस से या इंजेक्शन से कंसीव हो जाते हैं। अगर हमारे बाकी फैक्टर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर सीमेंट ठीक है, ट्यूब ठीक है, तो मोस्टली पेशेंट कंसीव हो जाते हैं। ओनली 10 to 50% पेशेंट हैं जिनको IVF की जरूरत पड़ती है, मे बी ड्यू टू अदर रीजन कि हमें ओवुलेशन भी हो रहा है फिर भी नहीं कंसीव हो रहे, तो मैं कहूंगी वो PCO की वजह से नहीं है, बिकॉज PCO का मेन रीजन ओवुलेशन नहीं होना था। अगर हमने ओवुलेशन रिस्टोर कर दिया है देन इट कम्स अंडर अनएक्सप्लेन्ड, कि हमें रीजन नहीं पता, मे बी एग और स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो उन केसेस में वी डेफिनेटली नीड IVF। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है डायग्नोज करने के लिए कि एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो रहे नहीं हो रहे हैं, एग की क्वालिटी कैसी है, साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है, सो वी डोंट नो वेरी मच अबाउट फर्टिलिटी। बट उन केसेस में, कुछ केसेस में हमें डेफिनेटली नीड होती है। यहाँ पे 30 years 2 year मैरिड लाइफ विल आई डेफिनेटली वांट टू नो कि भाई स्पर्म टेस्ट कैसा है, ट्यूब मे बी ट्यूब ब्लॉक हो या मे बी स्पर्म ठीक नहीं है, अगर वो इंडिकेशन देन डेफिनेटली देन वी कैन नॉट ओवरकम वो चीज मेडिसिन। तो फिर हम अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर तो सीमन भी ठीक है और ट्यूब भी पेटेंट है, ट्यूब भी हमने ओवुलेशन करा दिया, ही इज रेगुलरली ओवुलेटिंग। हाँ। तो डॉक्टर अंजू, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे PCOD डायग्नोस हुआ था और प्रोलैक्टिन लेवल्स भी हाई थे, पीरियड्स नहीं आते विदाउट मेडिकेशन, और लॉकडाउन के बाद से रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं और खाना भी हेल्दी है, और लेकिन वेट में ज़रा भी गिरावट नहीं आई है। थोड़े इंचेस शायद लॉस हुए हैं एक्सरसाइज की वजह से, पर वेट जो है वो परसिस्टेंटली हाई है और अभी 3 महीने से भी पीरियड्स नहीं आए हैं। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए कि वेट लूज करना डिफिकल्ट है, ये तो है ही कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में वेट लॉस करना इज नॉट एन इजी टास्क, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और ये प्रेगनेंसी के लिए भी प्लान कर रहे हैं। सी अगर पीरियड 3 मंथ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो फुल ब्लोन स्पेक्ट्रम है PCOS के साथ उसमें फिट हो रहे हैं कि पीरियड आ ही नहीं रहे हैं, ओवुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, सो डेफिनेटली आपको हेल्प, मेडिकल हेल्प की जरूरत है। वेट लॉस अगेन से कि हमें BMI से आइडिया आता है कि कितना वेट है और कितना लूज करने की जरूरत है, राइट? सो वेट लॉस हेल्प करता है, बट आई डू एग्री कि वेट लॉस करना डिफिकल्ट है। आप डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं हो रहा है वेट लॉस तो मैं ये नहीं कहूंगी आप बैठे रहिए वेट लॉस का ही वेट करते रहिए, बिकॉज आप जहां तक फर्टिलिटी कंसर्न है, हमारी एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना यंग एज में आप ट्राई करते हैं बेबी के लिए, आप जल्दी कंसीव कर जाते हैं, बिकॉज हमारी फर्टिलिटी यंग एज में ज्यादा रहती है। सो अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है डेफिनेटली साइड बाय साइड आप ओवुलेशन इंडक्शन का भी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। ओवुलेशन वेट लॉस हमेशा हेल्प करेगा, अभी के लिए भी, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के बाद भी। बट अगर नहीं हो रहा है और आप डाइटिशियन की हेल्प तो वेट लॉस से फायदा प्रेगनेंसी के पहले भी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी है, और उसके बाद भी जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है वो भी है। पर ये डिफिकल्ट चीज है, समटाइम्स टू लूज वेट इज नॉट एन इजी टास्क, और कभी कभी हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कभी कभी इंसुलिन सेंसिटाइजर भी देने पड़ते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन हुआ, सो दैट जो भी हमारा वेट लॉस एफर्ट है वो इफेक्टिव हो जाए। तो पर वो डिस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे वेदर यू नीड दिस मेडिकेशन और नॉट, बट समटाइम्स मेडिसिन विल आल्सो हेल्प। पर जो वेट लॉस करने की मेडिसिन है वो हम यूजुअली नहीं देते हैं। हाँ, ऐसी कंडीशन मेडिसिन भी और सर्जरी भी रिकमेंडेड है ओनली अगर आप बहुत ओबीज हो तब करते हैं। सो BMI एक्चुअली अगेन इट कम्स इनटू फैक्टर कि कितना BMI, कितना वेट लूज करने की जरूरत है। बट अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वेट लॉस के चक्कर में घर में 2-3 साल बैठे रहिए, प्लीज नहीं।
प्रेगनेंसी के होने के लिए आपकी एज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना यंग एज में ट्राई करेंगे प्रेगनेंसी चांसेस किसी मेडिसिन से चाहे आईवीएफ से ज्यादा रहते हैं चांसेस। हाँ, so normally भी 20 to 30 years is the best age to conceive, और 30 से 40 उम्र में हर साल और हर महीने ये दिक्कत बढ़ती जाती है। तो डॉक्टर अंजू, एक और क्वेश्चन है कि 3 IUI फेल हो चुके हैं और दोनों ट्यूब्स ओपन है और एज सिर्फ है 26 ईयर्स और पीसीओडी तो है ही, तो क्या ये अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी में फॉल होता है? जब 3 IUI प्रोसीजर्स हो गए, ट्यूब्स खुली हुई है, डायग्नोसिस पीसीओडी है, उम्र ज़्यादा नहीं है, तो 3 IUI के बाद हम इसको फेलियर मानते हैं टू नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट? पीसीओएस में भी टोपुर अगेन से कि पीसीओएस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जो हम सब बोल देते हैं। पीसीओ ओवरी होना और एक पीसीओएस सारे फुल ब्लोन सिम्टम्स होना डिफरेंट चीज है। कुछ पेशेंट को बस ओवरी में पीसीओएस की पिक्चर दिखती है कि बहुत सारे एग्स हैं, बाकी ना तो आपके साइकिल से रेगुलर है, ना ही आपको एक्ने हिर्सुटिज्म है या मेल हार्मोन ज्यादा है। उन केस में अगर ओवुलेट कर रहे हो आप ओवुलेशन टाइमली हो रहा है, हमने मेडिसिन ली, आईयूआई किया, डेफिनेटली ओवुलेशन हुआ है, सो इट इज नॉट ओनली फॉर अबाउट पीसीएस। अब ये अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी में चला गया है। अगर हम 3 आईयूआई कर चुके हैं, डेफिनेटली उससे पहले मे बी कुछ मेडिसिन भी डेफिनेटली होंगी। सो अगर ओवुलेशन हो रहा है, आईयूआई के टाइम पे भी डेफिनेटली ओवुलेशन हुआ होगा, देन ओनली वी डू आईयूआई। फिर भी नहीं कंसीव हो रहा है, देन इट नीड्स आईवीएफ आई थिंक, बिकॉज अब वो अनएक्सप्लेन्ड है। हम बार बार ट्राई नहीं कर सकते हैं। आईयूआई बहुत ही जैसे मेडिकली सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें हम बहुत कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं। वी जस्ट तो आईवीएफ से आईयूआई से बहुत ज्यादा सक्सेस रेट नहीं बढ़ता है, शायद ऑलमोस्ट 5 to 8 या 10% से ज्यादा सक्सेस नहीं बढ़ता है। हाँ, तो डॉक्टर अंजू, एक और क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में कई बार हेयर ग्रोथ होने लगती है, हिर्सुटिज्म, पर कुछ लोगों में हेयर फॉल भी होता है। तो हेयर फॉल हो रहा है इनको 6 महीने से, पीरियड सिर्फ 2-3 दिन ही आते हैं, तो इसके लिए वो क्या करें? हेयर फॉल का रीजन भी मेल हार्मोन का ज्यादा ही होना है, बिकॉज एंड्रोजन जो है वो मेल्स में होते हैं, और मेल्स में जैसे बालनेस आती है कि आगे से बाल चले जाना, पीछे से बाल चले जाना, वो कई बार फीमेल्स में भी हो जाता है ड्यू टू हार्मोन का एक्सेस होने से। सो डेफिनेटली यू नीड हेल्प ऑफ स्किन स्पेशलिस्ट जो एक बार देखे किस तरह से हेयर लॉस हो रहा है, वो चेक करेंगे। वी हैव मेडिकेशंस, वी हैव ओसी पिल्स जो हम देते हैं, हमारे पास एंटी एंड्रोजेंस हैं जो हेल्प करते हैं, बट उसके लिए एक बार आपको से कि एक बार स्किन स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी उसके लिए। और आपका वेट लॉस इसमें भी हेल्प करता है। और इनको फेस पे पिगमेंटेशन भी हो रहा है, तो हो सकता है कि अकैंथोसिस का कोई राइट, गर्दन पे इंक्यूमेशन होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, तो इसमें वेट लॉस डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाँ, और इंसुलिन सेंसिटाइजर भी दे सकते हैं, पर ये कंबाइंड ट्रीटमेंट होगा इन कंसल्टेशन विद द डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर अंजू, आज आपने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे रिलेटेड टू पीसीओडी एंड तो आज हम डिस्कस करना, तो हम एंड करते हैं आज कि पीसीओडी से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। पीसीओडी का मतलब ये नहीं है कि हमें सारे फीचर्स होंगे और सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि पीसीओडी का कोई क्योर है, क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट, ताकि हम इसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे वो फर्टिलिटी इशू है, चाहे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या यूट्राइन कैंसर का रिस्क है, उन सबको हम कंट्रोल कर पाएँ, सही टाइम पर लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाएँ, और जिसको इंसुलिन सेंसिटाइज़र की ज़रूरत है वो हम दे पाएँ। तो हम लोग आप सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नेवर लूज होप एंड वी आर देयर फॉर यू। तो डॉक्टर अंजू, एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो बोल रही है इनकी एज 29 ईयर्स है, कभी भी ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैज़ ओनली बीन मेटफॉर्मिन जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर है, और ये शायद 10 साल से ले रही हैं, तो इससे इनका ओव्यूलेशन रिज्यूम होने का चांस है क्या? ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं बनाने के लिए एग बनाने की दवाइयां हैं, मेटफॉर्मिन फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है।
ये हम तभी देते हैं जब पेशेंट हमारे नॉर्मल ड्रग्स क्लोमिफेन या लेट्रोजोल को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। सो मेटफॉर्मिन कुछ केसेस में करा सकता है ओवुलेशन, बट स्टिल ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। सो प्लीज आप मेटफॉर्मिन के भरोसे नहीं रहिए, उससे ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, एंड वी नेवर प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग। आपको दूसरे मेडिसिन की जरूरत है, या तो क्लोमिफेन या लेट्रोजोल, काफी इफेक्टिव ड्रग है और ओवुलेशन जनरली हो जाता है। उनसे अगर नहीं होता है तो देन वी हैव टू गिव यू कोरेडोट्रोफिन्स इंजेक्शन जो हैं, उनसे ओवुलेशन का ट्राई किया जाएगा। सो स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट है, बट डेफिनेटली मेटफॉर्मिन फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है। आप प्लीज ओवुलेशन इंडक्शन के लिए जो दूसरे ड्रग है, जो फर्स्ट लाइन एक्चुअली क्लोमिफेन लेट्रोजोल, वो ट्राई कीजिए, वो डेफिनेटली हेल्प करेगी। और बहुत बार ऐसा रिस्क होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, जब हम मेडिकेशन देते हैं या इंजेक्टेबल से स्टिमुलेट करते हैं या आईवीएफ भी करते हैं, तो इनकी ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, और आई थिंक वो आप पूरा केयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सी यू। थैंक यू डॉक्टर। और किसी को कुछ भी पीसीओ से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रह गया है, तो हमारे फेसबुक पेज पे PCOS क्लिनिक पे देयर इज अ गूगल फॉर्म जो कि आप भर सकते हैं, एंड देन वी विल कनेक्ट बैक विद यू। थैंक यू।